इस खास विश्लेषण में स्वागत है। देखिए, भारत के उत्तर पूर्व में बसा मणिपुर एक ऐसा राज्य जो कभी अपनी खूबसूरत वादियों, शांत झीलों और अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता था। लेकिन आज वहां एक अजीब सा विरोधाभास है। वो राज्य जो अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए मशहूर था, अब दुर्भाग्य से हिंसा और संघर्ष का पर्याय बन चुका है। तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये कि मणिपुर में वास्तव में हो क्या रहा है। बाहर से जो खबरें आती हैं वो सिर्फ सतह की बातें हैं। असल में इसके नीचे कई जटिल परतें हैं। आज हम बिल्कुल एक प्याज की तरह एक एक करके इन परतों को हटाएंगे और उस बुनियादी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जिसने इस पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। आज की इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले मणिपुर का एक बुनियादी परिचय, फिर इस संघर्ष की गहरी जड़ें, उसके बाद 2023 का वो भयानक उबाल, इसकी मानवीय कीमत, और आखिर में बात करेंगे शांति के संभावित मार्ग की। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। भाग 1, मणिपुर का परिचय, भूगोल और जनसांख्यिकी। इस विवाद को समझने के लिए जमीन की बनावट को समझना बहुत जरूरी है। कल्पना कीजिए, राज्य के बिल्कुल बीचों बीच एक घाटी है जिसे हम वैली कहते हैं। यहाँ मुख्य रूप से मैतेई समुदाय रहता है और इस घाटी को चारों तरफ से घेरने वाले जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ कुकी और नागा समुदाय निवास करते हैं। सच कहें तो ये जो भौगोलिक बंटवारा है ना, यही इस पूरे राजनीतिक और सामाजिक विवाद को समझने का सबसे बड़ा आधार है। भाग 2, संघर्ष की जड़ें, जटिल आंतरिक परतें। अब रोजमर्रा की खबरों से थोड़ा पीछे हटते हैं और उस घर्षण को देखते हैं जो दशकों से अंदर ही अंदर सुलग रहा था। यहाँ एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा। अब ये सिर्फ कागज पर लिखा कोई ठप्पा नहीं है। ये एक ऐसा कानूनी दर्जा है जो विशेष संवैधानिक अधिकार, जमीन की सुरक्षा और आरक्षण की गारंटी देता है। और यही वजह है कि ये दर्जा इतना ज्यादा मूल्यवान है और हर समुदाय इसे पाने या बचाने के लिए इतनी पुरजोर कोशिश करता है। तो इस दर्जे को लेकर असल बहस क्या है? एक तरफ मैती समुदाय की मांग है कि उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए ताकि उनकी पहचान और संस्कृति बची रहे। वहीं दूसरी तरफ कुकी और नागा समुदाय इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका डर क्या है? उन्हें लगता है कि अगर मैती समुदाय को ये दर्जा मिल गया तो पहाड़ी जनजातियों की जमीन और उनके अधिकार छिन जाएंगे। उनका ये भी तर्क है कि मैती समुदाय तो पहले से ही राज्य में आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफी मजबूत है। तो देखा जाए तो दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी गहरी चिंताएं और डर हैं। जमीन के मालिकाना हक से जुड़े नियम भी इस तनाव की एक बहुत बड़ी वजहें हैं। वर्तमान कानूनों के हिसाब से घाटी में रहने वाले मैतेई लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन दूसरी तरफ पहाड़ी जनजातियों के पास घाटी में जमीन खरीदने के कुछ अधिकार हैं। जाहिर है, जमीन से जुड़े इन अलग अलग नियमों ने एक तरह के असंतुलन की भावना को जन्म दिया जिसने इस विवाद की आग में घी डालने का काम किया। अब इस स्थानीय उलझन में एक बाहरी फैक्टर भी जुड़ गया है। सरकार के मुताबिक पड़ोसी देश म्यांमार से लगातार अवैध घुसपैठ हो रही है और इस घुसपैठ की वजह से स्थानीय समुदायों के मन में एक गहरा डर बैठ गया है कि कहीं राज्य का जनसंख्या संतुलन ही ना बिगड़ जाए। उन्हें लगता है कि ऐसा होने से उनके अपने ही घर में उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। भाग 3, 2023 का उबाल, चरम बिंदु। आइए देखते हैं कि चीजें कैसे बिगड़ी। ये सब बहुत तेजी से हुआ। 3 मई 2023 को एक ट्राइबल मार्च निकाला गया था और इस मार्च के ठीक बाद अचानक हिंसक झड़पें शुरू हो गईं। हालात इतनी तेजी से बेकाबू हुए कि सरकार को तुरंत सेना बुलानी पड़ी और पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाना पड़ गया। हालात काबू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाए। अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट पूरी तरह बंद कर दिया गया। लेकिन इन फैसलों की भारी आलोचना भी हुई। बहुत से लोगों का कहना था कि सरकार ने कदम उठाने में बहुत देर कर दी और इंटरनेट बंद होने की वजह से जमीनी हकीकत दुनिया के सामने आने में काफी वक्त लग गया। इस पूरे मुद्दे ने देश को हिलाकर रख दिया, यहां तक कि संसद में भी इस पर लंबी बहस हुई। भाग 4, मानवीय कीमत, परिवार और समाज। अब हमारा ध्यान उस तबाही पर होना चाहिए जिसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगियों पर पड़ा है। देखिए, आंकड़ों से परे ये असली इंसानों की कहानी है और सच में दिल दहला देने वाली है। सैकड़ों जानें गईं, हजारों घर जलाकर राख कर दिए गए, लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़कर राहत शिविरों में पनाह लेने को मजबूर हो गए, बच्चों के स्कूल छूट गए और इस पूरी त्रासदी का सबसे ज्यादा बोझ महिलाओं और बुजुर्गों को उठाना पड़ा।
तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिर्फ कोई आम विरोध प्रदर्शन या राजनीतिक विवाद नहीं रह गया था। यह पूरी तरह से एक हिंसक जातीय संघर्ष यानी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट में बदल चुका था। एक ऐसा संघर्ष जहां पीढ़ियों से पड़ोसियों की तरह रहने वाले लोग अचानक एक दूसरे के दुश्मन बन गए। भाग 5 शांति का मार्ग, समाधान खोजना। इतनी बड़ी तबाही के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आगे का रास्ता क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आकार लेता है। हालात को फिर से स्थिर करने के लिए कुछ बेहद जरूरी कदम उठाने होंगे। पहला, सभी समुदायों के बीच एक खुला और शांतिपूर्ण संवाद शुरू करना। दूसरा, हिंसा की निष्पक्ष जांच हो ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। तीसरा, जमीन और अधिकारों के बीच एक ऐसा संतुलन बने जो सबको मंजूर हो। और चौथा, विकास और रोजगार के नए मौके पैदा करना ताकि युवाओं को एक सही दिशा मिल सके। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है, कोई भी नया कानून, कोई भी नीति या आर्थिक पैकेज तब तक काम नहीं करेगा जब तक सबसे बुनियादी चीज वापस न लौटाई जाए, और वो है विश्वास। समुदायों के बीच एक दूसरे पर भरोसा और राज्य की व्यवस्था पर भरोसा कायम करना, ये किसी भी और चीज से पहले की सबसे अनिवार्य शर्त है। मणिपुर सिर्फ भारत के नक्शे पर मौजूद कोई जगह नहीं है, यह इस देश की विविधता, संस्कृति और एकता का एक बेहद अहम हिस्सा है। आज वहां जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ एक राज्य की परेशानी नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या हम सच में एकजुट हैं? यह सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि असली शांति और प्रगति केवल एक दूसरे के दर्द को समझने और दिलों को जोड़ने से ही आ सकती है।